अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात का उर्दू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2022 का है, पिछले साल का है। ये आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर कर लें। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इम्तिहान में। ख़ास तौर से वो तलबा जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, अगर वो एक बार पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लें अच्छे से, पूरी तैयारी से, तो यकीन मानिए आप आराम से पास हो सकते हैं, बल्कि अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। 50-55 नंबर आपका यूं ही एक पेपर सॉल्व करके आ सकता है। हिदायत क्या दिया हुआ है? नंबर 1, सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। खाके आपको पेन से बनाना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, तहरीरी हिस्सा की सरगर्मियों में खाके बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सवाल लिखना ज़रूरी है। इश्तिहार के लिए तस्वीर व तज़यीन कारी के नंबरात नहीं है, यानी आपको तस्वीर और डिज़ाइन वगैरह नहीं बनानी है, इसके लिए वक्त ज़ाया ना करें। नंबर 3, सरगर्मी नामे की मारूज़ी सरगर्मियाँ और क़वाइद पर मबनी सरगर्मियों की जाँच मुम्तहिन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत बगौर पढ़ें। नंबर 4, सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जाँचते वक्त मुम्तहिन आपकी तहरीरी महारत, मौसर अंदाज बयान, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौज़ू, अशआर, मुहावरे, कहावतें और बोली का सही इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तफवीज़ करता है। सबसे अहम पॉइंट क्या है? आपका इमला दुरुस्त होना चाहिए, गलत स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। नंबर 5 क्या कहा गया है? खुशखती और सफाई का ख्याल रखें। 3 घंटे का पेपर होता है, बहुत अच्छी आपकी राइटिंग नहीं है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है अच्छी राइटिंग बनाकर लिखने में, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। राइटिंग में आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा अच्छी राइटिंग बिल्कुल नहीं बनानी है कि आपको टाइम कम पड़ जाए और आपका पेपर छूट जाए, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हिस्से नसर, कुल नंबरात 18 हैं। नंबर 1 के अलिफ में क्या कहा गया है कि दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके झेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये है 7 नंबर का। नंबर 1 क्या कहा गया कि हज़रत सलमान फ़ारसी के मुतालिक रवां खाका मुकम्मल कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी का इलाका, घराना, जाए पैदाइश, दारोगा, उनके ताल्लुक़ से जो इक़्तिबास दिया गया है वो पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तिक़ामत और साबित कदमी में उस राह के मसाइब कभी भी माने नहीं होते यानी रुकावट नहीं होते, और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना मालो मता की फ़िक्र। ऐशो आराम की लज़्ज़तों में उनका दिल ललचाता है, ना सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाशी हक़ की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियाँ बर्दाश्त की, उनका ज़िक्र सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। ईरान कदीम ज़माने ही से इल्म व हुनर का मरकज़ रहा है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फ़ुन नहार पर भी ना पहुँचा होगा कि वहाँ की तहज़ीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी, यानी उन्होंने अपने मज़हब को खूब फैलाया हुआ था। दुनिया के अव्वलीन हुकूमतों का क़याम वही अमल में आया। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तग़य्युरात हुए और फ़ौजी निज़ाम को तरक्की दी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इन तब्दीलियों को देखते रहे, मगर हक़ को पाने की लगन उनके दिल में करवटें लेती रही। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद यूज़ख़शान बिन मुरसलान अस्फ़हान के एक गाँव जियान के एक बड़े मजूसी ज़मींदार थे। किसी वजह से उन्होंने जियान से तर्क वतन करके हुर्मुज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। इसी गांव में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। उनका पहला नाम महाविया था। वो अपने वालिद के लिए दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा महबूब थे, इसीलिए बचपन से उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। उन्होंने कम उम्री ही में मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया, मगर वो इस मज़हब से मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजा घर था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खेत में जाने की बजाय उस गिरजा घर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजा घर के रसूमात और इबादत के तरीके से वो बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने सारी रुदाद अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर वो बहुत बरहम हुए, डर गए और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। रवां खाका मुकम्मल कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का इलाका अस्फ़हान, घराना मजूसी ज़मींदार, जाए पैदाइश हुर्मुज़, दारोगा आतिश कदा।
ये सब आंसर आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। इलाका असफ़हान, घराना मजूसी ज़मींदार थे, जाए पैदाइश हुरमुज़, और दारोगा कहाँ के बनाए गए थे? आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया। दूसरा सवाल 2 नंबर के लिए पूछा गया है कि वालिद के बरहम होने और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को बेड़ियाँ पहनाने की वजह लिखिए। इसका जवाब यहाँ पर है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कम उम्र ही में मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिश कदे का दारोगा बना दिया गया, मगर वो इस मज़हब से खुश नहीं थे। एक दिन का जिक्र हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खेत में जाने की बजाय उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजाघर की रसूमात और इबादत के तरीके से वो बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर वो बहुत बरहम हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। इतना आंसर आपको लिखना है, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सवाल नंबर 3, हक की तलाश में सरगर्दा रहने वाले लोगों के बारे में अपनी ज़ाती राय दीजिए। ये 3 नंबर के लिए आपको लिखना है। इसका जवाब बहुत आसान है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से, कि अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तिकामत और साबित कदमी में इस राह के मसाइब कभी भी माने नहीं होते। वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना मालो मता की फ़िक्र, ऐशो आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, ना सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाशी हक की। ऐसे ही लोगों को, देखिए यहाँ पर मैंने पेन से लिखा भी है कि ऐसे ही लोगों को अल्लाह हिदायत देता है। इतना जवाब आपको 3 नंबर के लिए लिखना है, ठीक। सवाल नंबर 1 का अलिफ हो चुका है और अब बे देखते हैं। दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके झेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, शिफ़ की खाका मुकम्मल कीजिए। खाने के जदीद तरीके, और फिर आगे इक़्तिबास दिया गया है। सबसे पहले हम इक़्तिबास पढ़ लेते हैं। एक ज़माना था कि लोग फ़र्श पर दस्तरख़्वान बिछाते, आलती पालती मारकर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियाँ और सामने मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़ कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नज़र आने लगा। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनांचे अब की बार जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर और सरोकद खड़े होकर ताम से हम कलाम होने की रिवायत कायम हुई। फिर टहल टहल कर उस पर तबाह आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चलती फिरती थी और परिंदे दाने दूंगे की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क बनाते थे। अब बाकी ना रहा, यानी जो ये फ़र्क था कि इंसान बैठ के खाता था इंसानों की तरह और जानवर चल फिर कर खाता था, रिवायत ऐसी करवट बदली कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकाने चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहज़ीब का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। ये कौन कह रहा है? मुसन्निफ़ कह रहे हैं, क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चलकर खाना खाने के वतीरे को अपना लिया है, जो चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक रूप है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि उसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके और ख़जाने आए या चले गए, फ़कत ये देखिए कि उसने ताम और शुरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। तो खाने के जदीद तरीके शिव की खाका मुकम्मल करने को कहा गया है। पहले में क्या आएगा? कुर्सी और मेज़, फिर हथेली पर सजा कर, फिर खड़े होकर, फिर टहल टहल कर। ये सारे जवाब आपको देखो यहाँ पर मिल जाएंगे। कुर्सी, मेज़, उसके बाद हथेली पर सजाकर, खड़े होकर, फिर टहल टहल कर। इस तरह से आपको इक़्तिबास पढ़ के जवाब ढूंढने आना चाहिए। ये कब आएगा आपको? जब आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी, आप एक आध पेपर सॉल्व कर लेंगे। फिर सवाल नंबर 2 है, मुसन्निफ़ के नज़दीक किसी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का पैमाना लिखिए। तो इसका जवाब आप देखेंगे बहुत आसान है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना हो या पैमाना आपको देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि उसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके और ख़जाने आए या चले गए, फ़कत ये देखिए कि उसने ताम और शुरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। इतना जवाब आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3 में क्या है कि खाने के कदीम और जदीद तरीक़ों में से आपके पसंदीदा तरीके पर इज़हार ख़याल कीजिए। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे बैठकर खाना खाना पसंद है, क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है।
जो साइंसी एतबार से भी साबित हो चुका है। जबकि खड़े होकर खाना खाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, इसलिए बेहतर है कि हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही का फ़ायदा है। जीम में क्या कहा गया है कि दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, दर्ज झेल शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। टीपू सुल्तान के सिफारती अक़दाम के पीछे कार फरमा 4 मक़ासिद। तो हम गैर दरसी इक़्तिबास पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की शख्सियत बहुत जामे थी। उसी के मुजाहिदाना जज्बात के पीछे एक दर्दमंद दिल और दिलनवाज शख्सियत थी, जिसे दीन की आला कदरों के एहतराम ने और ज़्यादा दिलकश बना दिया था। उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक को पूरी सियासी बसीरत, अस्करी मजबूती और बैनुल अक़वामी ताउन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस्मानियों से रवाबित कायम किए और अपने सफ़ीरों को फ्रांस, तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक भेजकर बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ज़ा हमवार करने की कोशिश की। नेपोलियन ने अंग्रेज़ी इक़्तिदार ख़त्म करने में टीपू सुल्तान की मुआवनत की। काफ़ी तादाद में फ्रांसीसी अफसर टीपू सुल्तान की फ़ौज की तरतीब के लिए हिंदुस्तान आए। जब 1797 में इनक़िलाब फ्रांस की यादगार में जमहूरियत पसंदों की अंजुमन बनाई गई, तो टीपू सुल्तान का नाम आज़ाद शहरियों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। इन सिफारती इक़दाम के पीछे सियासी व माशी, तिजारती और सनती मक़ासिद कार फरमा थे। वो पहला हिंदुस्तानी था जिसने मग़रिबी सनत व हिरफत के वसी इम्कानात का अंदाज़ा लगाया था। उसने साहिली इलाक़ों और शहरों में फैक्ट्रियाँ और तिजारती कंपनियाँ कायम की, सिल्क, शक्कर, कागज़ के कारखाने कायम किए, देही सनतों को तक़वियत पहुँचाई। 1794 में टाइप का प्रेस कायम किया और उर्दू ज़बान का अखबार जारी किया। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया था सवाल नंबर 1 में कि दर्ज झेल शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। 2 नंबर के लिए टीपू सुल्तान के सिफारती इक़दाम के पीछे कार फरमा 4 मक़ासिद। इसका जवाब आप देखेंगे बहुत आसान है यहाँ पर कि उन सिफारती इक़दाम के पीछे सियासी, माशी, तिजारती और सनती मक़ासिद कार फरमा थे। सवाल नंबर 2 क्या पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत जामे थी, अपनी राय दीजिए। कि हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान एक नहायत ही रहमदिल और बहादुर बादशाह थे। उनके अंदर मुजाहिदाना जज्बात तो थे ही, दीन की आला कदरों के एहतराम से उनकी शख्सियत और भी ज़्यादा पुरअसरार हो गई थी। वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। इन सिफात की बिना पर हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जामे शख्सियत के मालिक थे। आगे आता है हिस्से नज़म, कुल नंबरात 16। सवाल नंबर 2 का अलिफ, दर्ज झेल दरसी नज़म के इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 कहा गया है कि शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। पासबानों की खुसूसियात 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले नज़म पढ़ते हैं। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसलामंद सच्चे जयाले, हिला डाले ऐवा एक सल्तनत के, तेरे पासबां थे बड़ी आन वाले। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला, कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले, सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफ़ी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलीब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अजब है ये इसरार वस्लो जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। पूछा गया है शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। पासबानों की खुसूसियात तो आप देखेंगे बहुत आसान है। जरी, हौसलामंद, सच्चे, बड़ी आन वाले, ये चारों अल्फाज आपको इन चारों में फिल करना है। सवाल नंबर 2 पूछा गया है 2 नंबर के लिए कि सीता की अग्नि परीक्षा से मुतालिक मुख्तसर मालूमात लिखिए। जवाब क्या है? जब लंका के राजाओं ने सीता को अगवा करके कैद कर लिया तो उनके शौहर रामचंद्र ने फौजी लश्कर के साथ रावण पर हमला किया और सीता को आज़ाद करा लिया। 14 बरस जंगल में रहने और रावण की कैद से आज़ाद होकर जब सीता अपने घर आई तो एक आम आदमी की जिद पर उनसे उनकी पाकीज़गी का सबूत मांगा गया, जिसको साबित करने के लिए उन्हें जिंदा आग से गुजरना पड़ा। इस तरह सीता ने अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। आगे सवाल नंबर 3 में कहा गया कि इक़्तिबास से सनत तज़ाद का शेर तलाश करके लिखिए और मुतज़ाद अल्फाज की निशानदही कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर है सनत तज़ाद का शेर। अजब है ये इसरार वस्लो जुदाई, के मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। मुतज़ाद अल्फाज है वस्लो जुदाई। वस्ल यानी मुलाकात, मिलना, जुदाई यानी अलग अलग, वस्लो जुदाई ये हो गए मुतज़ाद अल्फाज। आपको ये पूरा मिसरा लिखकर मुतज़ाद अल्फाज के नीचे इस तरह से अंडरलाइन करना है। बे में क्या कहा गया कि दर्ज झेल दरसी गज़ल को पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या कहा गया है? दर्ज झेल शेरी इक़्तिबास से सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। वो शेर जो शायर को कभी तनहा नहीं होने देती, वो जगह जहाँ से शायर सूरज बनकर निकलेगा,
वो शे जिसमें शायर नज़र आएगा, वो इस्तिआरा जो शायर ने खुद के लिए इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम गज़ल पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, कचला लिखा है, ये चे नहीं है, यहाँ पर जीम है। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। नज़र आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। नंबर 1 वो शय जो शायर को कभी तन्हा नहीं होने देती, परेशानी। वो जगह जहाँ से शायर सूरज बन के निकलेगा, पेशानी। वो शय जिसमें शायर नज़र आ जाएगा, आंसुओं में। वो इस्तिआरा जो शायर ने खुद के लिए इस्तेमाल किया है, दीवार का खूबसूरत रंग। नंबर 2 में क्या कहा गया कि शायर ने ज़माने को जो चैलेंज किया है उसे अपने अल्फाज में वाज़ेह कीजिए। तो ज़माने को शायर का चैलेंज है कि ज़माना उसे कमज़ोर ना समझे। जिस तरह जिसमें धसी हुई फांस को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह उसके इनकलाबी ख्यालात व अफकार को भी दिलो दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। इतना मुश्किल अल्फाज आप नहीं लिखेंगे, हटाया नहीं जा सकता आप लिखो, क्योंकि वो भी ज़मीरे वक्त में एक फांस की तरह पेवस्त है, छुपा हुआ है। मुराद उसके ख़यालात, उसके अफकार, सोच के दायरे दूर दूर तक फैले हुए हैं और वो बहर तोड़ लोगों को उनसे मुतासिर करेगा। सवाल नंबर 3, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। इस शेर का मतलब इस तरह बयान कीजिए कि शेर का हुस्न वाज़ेह हो जाए। कि शायर कहता है कि मुसीबत और परेशानियों से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, मेरी फ़िक्र और परेशानियाँ हमेशा मेरे साथ लगी रहती हैं, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ती, अकेला नहीं छोड़ती। इन्हीं परेशानियों से या इन्हीं परेशानियों में मुझे जीने का लुत्फ़ मिलता है। सारी मुसीबतों को झेलते हुए जीना मेरी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है, आदत बन चुका है और मुझे बहुत आसान लगने लगा है। जिस दिन मुझे इन परेशानियों से निजात मिलेगी, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी बेमौत मरूंगा। जीम, दर्ज झेल शेरी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके इस्तेहसाने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या है? दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए। रुबाई से हम माना अल्फाज, मकाम, सुस्त रफ्तार, कोशिश, ऐश। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? रुबाई। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्त गाम हो जाता है। सही मंजिले तलब को जारी रखिए, न हिलाएं तो पाँव सो जाता है। मकाम का मंजिल आएगा, सुस्त रफ्तार का सुस्त गाम, कोशिश का सई, सई यानी होता है कोशिश, और ऐश का इशरत। आगे 2 नंबर का सवाल है कि इशरतों में खोए नफ्स के असरात लिखिए। इसका जवाब आप अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं कि इशरतों में खोए नफ्स के असरात बहुत बुरे होते हैं, आदमी काहिल हो जाता है और काहिली एक जानलेवा रोग है। आज की दुनिया में भी हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जो जितने आरामो ऐश में है, उसे उतनी ही बीमारियां घेरे हुए हैं। इसलिए हमें नक्लो हरकत करते रहना चाहिए और मंजिल को हासिल करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। अब हम हिस्सा 3 देखते हैं, जिसमें इजाफी मुताला है। कुल नंबरात 6 हैं। दर्ज झेल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 सवाल क्या कहा गया है कि ड्रामा किस्सा सोते जागते का के किरदार अबुल हसन का तारुफ तहरीर कीजिए। इसका जवाब आप ये लिख सकते हैं एकदम आसान अल्फाज में कि अबुल हसन ये बगदाद का एक नौजवान है जिसे उसके मुफ्त खोर दोस्तों ने कलाश कर डाला, यानी बर्बाद कर डाला। बहन की मदद से संभल गया और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूंकि उसे दोस्तों के साथ खाने की आदत है, इसलिए अब वो किसी न किसी को सिर्फ एक रात के लिए मेहमान बनाता है। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ड्रामे से अपने किसी पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। तो इसके जवाब में आप क्या लिख सकते हैं कि जो भी किरदार आपको पसंद है, अबुल हसन का या उसकी माँ का या खलीफा का, कोई भी एक किरदार आप उठाकर लिख सकते हैं, या फिर खलीफा के ऊपर मैं आपको जवाब बता देती हूँ। जवाब, ड्रामे के किरदारों में से खलीफा का किरदार मुझे ज़्यादा पसंद है। यूँ तो अबुल हसन का किरदार भी ज़िंदगी से भरपूर है, लेकिन खलीफा का किरदार कई लिहाज से अहमियत का हामिल है। सबसे पहली बात तो ये कि खलीफा अपनी सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद ऐशो आराम की ज़िंदगी से कोसों दूर है। हमेशा अपनी रियाया की फलाह व बहबूद का ख्याल रहता है। वो अपनी रियाया के हालात से वाकिफियत हासिल करने के लिए रातों में भेस बदल कर गश्त किया करता था
और अपनी रियाया की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कोशां रहता था, यानी कोशिश करता था। यहाँ तक कि वो अपनी रियाया की ख्वाहिशात की तकमील की कोशिश भी करता था। जैसा कि अबुल हसन के वाक़ये से पता चलता है कि अबुल हसन के वाक़ये से खलीफा के किरदार की और भी खूबियाँ ज़ाहिर होती हैं। मसलन खलीफा ज़िंदा दिल शख्स था, वो अपनी रियाया अवाम के साथ संजीदा मजाक करने से भी बाज ना आता था, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो वो उसके अजाले के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करता। अजाला यानी क्या होता है? भरपाई। खलीफा की जिंदा दिली, अवाम के तई फिक्रमंदी और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए गए कामों की वजह से ये मेरा पसंदीदा किरदार है। सवाल नंबर 3 में कहा गया कि अबुल हसन के दोस्तों और दोस्ती की नज़रिए से मुतालिक अपनी राय दीजिए। जवाब: अबुल हसन के वालिद अमीर सौदागर थे। उनके मरने के बाद वो सारी दौलत का मालिक बन गया। उसने खूब खर्च किया। जब सारा रुपया ख़त्म हो गया तो उसके दोस्तों ने आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ दिया। उनमें से किसी ने अबुल हसन की मदद नहीं की। ऐसे दोस्त मतलबी और खुदगर्ज होते हैं, बल्कि ऐसे दोस्तों के लिए मुनासिब लफ्ज़ मुफ्त खोरे है। दरअसल ऐसे लोग दोस्ती के नाम पर धब्बा हैं। जो लोग सिर्फ अपना मतलब देखते हैं वो दोस्ती के लायक नहीं होते। अबुल हसन के दोस्त भी मतलब परस्त, खुदगर्ज और मुफ्त खोरे थे। दोस्ती के बारे में अब आपको अपना राय देना है कि दोस्ती बड़ा नेक जज्बा है। दोस्ती करने का मतलब ये है कि हम जिसे अपना दोस्त कहें उसके दुख सुख में शरीक हों। दोस्ती का तकाजा ये है कि हम अपने दोस्त की सही रहनुमाई करें, दुनिया और आखिरत में उसका साथ दें, दुआओं में उसके लिए दुआ करें, है ना? दोस्त अगर गलत राह पर जा रहा हो तो उसे टोकें, ख्वाह उसे बुरा ही लगे। दोस्ती है कि हम अपने दोस्त का नुकसान ना होने दें, वक्त पड़ने पर हम दोस्त की हर तरह से मदद करें। मेरी नज़र में यही दोस्ती और उसके तकाजे हैं। ये इतने आसान है कि आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। 2 से 3 बार पढ़ें और ख़ुद से लिखें, ठीक है? आगे क्या है? हिस्सा 4, कवाइद, कुल नंबरात 16। देखो बहुत अहम है ये। बहुत कम वक्त में आपको 16 नंबर मिल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। क्या कहा गया है अलिफ में? दर्ज झेल सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पर एक झेल के जुमलों से मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले की शनाख्त कीजिए, पहचान कीजिए। नंबर 1 में क्या कहा गया है कि 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। ये क्या हो गया? मुफरद जुमला। जो एक सिंगल जुमला हो, जिसमें खबर दी जाए, वो मुफरद जुमला होता है। नंबर 2 में कि समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी थीं और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। यहाँ पर आप देखेंगे 2 जुमला है, 2 मुकम्मल जुमला पाया जा रहा है। एक है समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी थी और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। तो और जो है ये 2 मुफरद जुमलों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब 2 जुमले और के ज़रिए जोड़े गए हों तो ये मुरक्कब जुमले होते हैं। तो पहले का आंसर क्या है? मुफरद, दूसरे का मुरक्कब। सवाल नंबर 2 है दर्ज झेल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 क्या है? कसम खाना, दूसरा बातें बनाना। तो आप किस तरह से इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला, लोग छोटी-छोटी बातों पर कसम खाने लगते हैं जबकि कसम सिर्फ अल्लाह की खाना जायज़ है। इस तरह से आप ये जुमला बना लें। दूसरा क्या है? बातें बनाना। हमारे इस्लाम में झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलकर बातें बनाते हैं। तीसरा इसमें क्या कहा गया कि दर्ज झेल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। कुतवाल ऐसे लिखेंगे, नुक्ता इस तरह से, कुतवाल को डांटे। नंबर 2 नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे नून का नुक्ता, यहाँ पे आंगन, ठीक है? टेढ़ा। ये हाँ अलिफ, आंगन टेढ़ा, ठीक है? नंबर 4 में क्या कहा गया कि दर्ज झेल असनाफ़े सुखन की तारीफ लिखिए। नंबर 1 नात और रुबाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में कही जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। नंबर 2 रुबाई। 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। बस एक एक नंबर के लिए आपको ये एक एक लाइन का जवाब लिखना है। नंबर 5 में क्या कहा गया कि दर्ज झेल सनत की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। सनत तलमीह। शायर जब अपने शेर में किसी कुरानी आयत, इस्लामी वाक़ये या मजहबी किस्से की तरफ या तारीखी वाक़यात की तरफ इशारा करे तो उस शेर को सनत तलमीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आवाज़ एक आई ये ज़मी करबो बला है, इंसान की महराज यही खाके शिफा है। तो यहाँ पर ज़मी करबो बला की तरफ, तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा है, तो इस तरह से ये सनत तलमीह हो गया। नंबर बे में क्या कहा गया कि दर्ज झेल सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए।
नंबर 1, स्कूल का ज़माना इंतहाई औसरत में बसर हुआ। हरफ जार लिखिए। तो हरफ जार इसमें क्या है? स्कूल का ज़माना। ये लिख के आपको का पर अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। आगे क्या है? 2, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया। वावे अत्फ का लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। वो लफ्ज़ लिखना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे? बरगो बार। यहाँ पर वाव अत्फ आया है। नंबर 2, दर्ज झेल जुमले में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह की निशानदही कीजिए। बैलवी की समझ में बात आ गई। बैलवी ये क्या है? मुज़ाफ इलैह, और समझ ये मुज़ाफ, जिसकी तरफ निस्बत है। किसकी तरफ निस्बत है? बैलवी की तरफ। समझ में बात किसको आई? बैलवी को। तो बैलवी की तरफ निस्बत है, इसलिए वो मुज़ाफ इलैह है, और समझ ये क्या हो गया? मुज़ाफ। नंबर 3, दर्ज झेल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। रहबरी करने वाला रहबर, खुतबा देने वाला खतीब। नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज की वाहिद जमा लिखिए। आपको जो अल्फाज वाहिद दिया गया उसका जमा लिखना है, जो जमा दिया गया उसका वाहिद लिखना है। शहजादा का जमा शाहजादगान। लुगत में इसकी जमा क्या दी हुई है? शाहजादगान। और मजालिस ये जमा दिया गया है, तो इसकी वाहिद लिखना है मजलिस। नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लफ्ज़ लिखिए। खुशी का क्या आएगा? गम। रात का दिन, गम आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। नंबर 5 में कहा गया दर्ज झेल साबके और लाहिके से एक एक बामाना लफ्ज़ बनाइए। बामाना यानी जिसके कोई माना हो, ऐसे भी कुछ भी नहीं बना देना है। तो साबका, बाअक्ल, बाअदब, बातमीज़, बाशऊर, जो भी आपको सही लगे आप बना लें। लाहिका, जो बाद में लगता है। अक्लमंद, सलीकामंद। हिस्सा 5, इतलाक़ी तहरीरी महारत की सरगर्मियाँ। कुल नंबरात 24। नंबर 5 में क्या कहा गया? अलिफ है। दर्ज झेल ख़त या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। 6 नंबर के लिए आपको ख़त मुकम्मल करना है या खुलासा। और ख़त में भी 2 तरह के ख़त हैं, यहाँ पर देखिए, रस्मी और गैर रस्मी। दर्ज झेल इश्तिहार की मदद से कोई एक ख़त लिखिए। सफाई की आदत है, सेहत की ज़मानत है। सफाई बेदारी मुहिम। एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने अतराफ़ की सफाई के आप भी ज़िम्मेदार हैं, इसलिए आपकी शिरकत ज़रूरी है। तारीख़ 2 अक्टूबर 2021। वक्त दिया है सुबह 9 बजे से 12। आगाज़ कब होगा? महात्मा गांधी पुतला से होगा, किसी इलाके का नाम है। इख्तिताम कहाँ पर होगा? 4 हतात्मा चौक, सोलापुर। किसके ज़ेर एहतमाम है? क्रिस्टल एसोसिएशन, सोलापुर। नोट में है मेहमानान, नारे, इफ्तिताह, बदस्त, दीगर शामिल मुश्तरक अदारे वगैरह नुकात का इजाफा किया जा सकता है। इन नुकात की मदद से यहाँ पर हम रस्मी ख़त देखते हैं। अपने इलाके के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के मुहिम के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम की दरख्वास्त कीजिए, और मज़ीद नुकात का इजाफा भी आप कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम आप लिखेंगे तो ये क्या हो गया? रस्मी ख़त। देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे मोहतरम जनाब ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने अतराफ़ की सफाई के हम भी ज़िम्मेदार हैं। अवाम में सफाई की अहमियत और बेदारी पैदा करने के लिए क्रिस्टल एसोसिएशन की जानिब से एक मुहिम मुनक्किद की गई है, जिसमें 12 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी पुतला से ये मुहिम सुबह 9 बजे शुरू होगी। उसमें कई स्कूलों के सदर, मुदर्रिस, असातिज़ा और तलबा हिस्सा लेने वाले हैं। हमारा मकसद आवाम तक की पैगाम पहुँचाना है कि सफाई की आदत है, सेहत की ज़मानत। सुबह 9 बजे क्रिस्टल एसोसिएशन के सदर सफाई के मुतालिक तकरीर पेश करेंगे। बाद में मुहिम के दौरान तलबा कई नारे लगाएंगे, जैसे हाथ में हाथ दो, गंदगी को मात दो, गंदगी नहीं तो बीमारी नहीं, सफाई की आदत है, सेहत की ज़मानत वगैरह। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सारे नुकात दिए गए हैं, इनको कवर करना है इसमें, ठीक है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। रैली के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम करें, ताकि हमारी मुहिम कामयाब हो सके और आप भी इस मुहिम में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई कर सकें। नंबर 2, झेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़कर खुलासा लिखिए। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके माना है लड़ी में मोती पिरोना। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ 2 मानवी में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नसर ना हो, नज़्म हो। दूसरे मफ़हूम के मुताबिक नज़्म शायरी के उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार किया जाए। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में मुकर्रर की गई हैं। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो।
मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब, बंद, तरजीह, बंद, गीत वगैरह भी पाबंद नज़्म ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मुअर्रा नज़्म ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर उसमें काफ़िये इस्तेमाल नहीं किए जाते। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न बहर के इस्तेमाल में मुरवजा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों। तो ये नज़्म के बारे में पूरी डिटेल दी गई। अब आपको क्या करने को कहा गया है कि गौर से पढ़कर खुलासा लिखिए, यानी आपको मोटी मोटी बातें लेनी है, मेन पूरा डिटेल में नहीं जाना है। अब आप ध्यान से देखें इसका खुलासा कैसे लिखना है। क्या बोलेंगे आप? नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लुगत में इसके माना है लड़ी में मोती पिरोना। ये एक लाइन सेम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इस्तिलाह में नज़्म के दो माना हैं। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है। बस इतना हो गया। उसके बाद दूसरे मफ़हूम के मुताबिक नज़्म शायरी की उस सिन्फ़ को, उस किस्म को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार किया जाए। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में हैं: पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों के तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे, बीच का कट कर देंगे। मुअर्रा नज़्म ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर उसमें काफ़िये इस्तेमाल नहीं किए जाते। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न बहर के इस्तेमाल में मुरवजा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों। बे में कहा गया मंदरजा झेल में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 10 नंबर के लिए है। नंबर 1, झेल के नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए। तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी इश्तिहार तैयार है ही, बस थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो है सीखो माहिर बनो कमाओ, इसको सबसे ऊपर लिख देंगे। सीखो माहिर बनो कमाओ। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? फैज़ कंप्यूटर क्लासेस। उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे, हमारे यहाँ DTP, MSc IT, अकाउंटिंग, फ़ोटोशॉप और ऑटोकैड जैसी कोर्सेज़ दस्तयाब हैं। वक्त आप बता देंगे इस नुकात का इस्तेमाल करके, आप इन तमाम नुकात को आप इस्तेमाल करेंगे। वक्त बता देंगे तलबा की सहूलत के लिहाज से, फ़ीस किस्तवार अदायगी की सहूलत, खुसूसियत लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा इंतज़ाम, नेज़ लड़कियों के लिए ख़वातीन इंस्ट्रक्टर का इंतज़ाम। और इस तरह से बड़ी हेडिंग देके आप लिख दें कि सलमान खान या जो भी आपको पसंद है आप लिख दें कि इनसे शुरुआत होगी। तफसीलात के लिए राब्ता कायम करें। और इस तरह से फैज़ कंप्यूटर क्लासेस, दूध बाज़ार, नासिक, फ़ोन नंबर आप दे दीजिए जो भी आपको देना है। नंबर 2, दर्ज ज़ेल नुकात की मदद से ख़बर तैयार कीजिए। क्या क्या नुकात दिए गए हैं कि ज़िला पूना महाराष्ट्र, चाय की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, 25 अफराद की हिलाकत, 150 ज़ख्मी, आसपास की इमारतों को शदीद नुकसान, चाय की दुकान के करीब बारूद गोदाम, जिलेटिन को आग लगना, हुजूम, हलाकतें, लोगों की मदद, हुकूमत का मरने वालों और ज़ख्मियों के लिए मदद का ऐलान। ये सारे नुकात दिए हुए हैं और आपको इसकी मदद से खबर तैयार करना है। इस तरह से बड़े में पहले हेडिंग डालेंगे कि महाराष्ट्र के ज़िला पूना में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, 25 अफराद हलाक। ठीक है, उसके बाद डेट वहाँ पर दिया हुआ है तो आप डेट लिखेंगे। 15 मार्च 2022 को महाराष्ट्र के ज़िला पूना में बस स्टैंड के किनारे चाय की दुकान पर अचानक गैस सिलेंडर फट गया और ज़बरदस्त धमाका हुआ। 125 अफराद जगह पर हलाक हो गए और ज़ख्मी अफराद की तादाद 150 बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से या सूत्रों के अनुसार पता चला है कि चाय की दुकान के करीब ही बारूद का गोदाम था, जिसकी वजह से हादसा इस हद तक बढ़ गया कि जिलेटिन को आग लग गई और इतनी ज़्यादा तादाद में हिलाकतें हुई, कई इमारतों को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हादसे से मुतासिर लोगों की मदद की। वहाँ के सरकारी अफसरों ने भी खुद आकर हालात का जायज़ा लिया और मरने वाले और ज़ख्मी लोगों के लिए सरकार ने पूरी मदद का ऐलान किया है। नंबर 3 कहा गया कि झेल के नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। 4 दोस्त सफ़र पर जाना, रास्ते में ख़जाना मिलना, ख़जाना तकसीम करने का मंसूबा, पहले खाना खाने का इरादा, एक दोस्त को खाना लाने शहर भेजना, 3 दोस्तों की नीयत में खोट आना, साथी के कत्ल का मंसूबा, खाने में जहर, साथी का कत्ल, जहर मिला हुआ खाना खाना, सबका मर जाना। तो एक तरह से हम इस पूरी कहानी को क्या हेडिंग दे सकते हैं, लालच या फिर नीयत में खोट।
कि एक दफ़ा की बात है, 4 दोस्त सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ख़जाना मिलता है। चारों दोस्त ख़जाने को 4 बराबर हिस्सों में तक़सीम करने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन एक दोस्त कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर ख़जाने के 4 हिस्से करेंगे। तब एक दोस्त को खाना लाने के लिए शहर भेजते हैं और 3 दोस्त ख़जाने के पास ही रहते हैं। तीनों दोस्तों के दिल में खोट आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर चौथा साथी मर गया तो ख़जाना सिर्फ़ 3 हिस्सों में तक़सीम होगा, और वो चौथे साथी के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। चौथा साथी खाना लेकर आता है तो उसके खाने में जहर मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो सब भी खाना खाते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उनके चौथे साथी ने पहले ही उनके खाने में जहर मिला दिया था। इस तरह सभी दोस्त मर जाते हैं। और कहानी का एंड है कि लालच बुरी बला है। जिम, दर्ज झेल में से किसी एक उन्वान पर 100 था 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए 8 नंबर के लिए। नंबर 1, अगर इम्तिहान ना होते। नंबर 2, किसान की आप बीती। नंबर 3, ऑनलाइन दरसे तालीम, फ़वाइद और नुकसानात। तो ये 3 उन्वानात दिए गए हैं। आप इन तीनों उन्वानात पर अगर तैयारी करके जाते हैं तो चांसेस है कि इसमें से कोई एक टॉपिक आ जाए, और हो भी सकता है कि एक भी टॉपिक ना दें। तो मज़मून के ताल्लुक़ से आप अपनी क्लास टीचर से थोड़ा पूछें उनसे और उस हिसाब से तैयारी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।